हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक अपन ने अपना जो मैथ्स जो सब्जेक्ट चल रही है उसमें अभी तक अपन ने 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। जो आपको पता होगा कौन से चैप्टर अपने पूरे हो गए हैं, है ना। फिफ्थ हो गया, 6, 7, 8, ठीक है। ये सारे 4 चैप्टर अपने हो गए क्लियर, ठीक है। आज और कल ही अपन का जो 5th चैप्टर था वो फिनिश हुआ था, समांतर श्रेणी, ठीक है। अब अपन जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने चैप्टर में लेसन नंबर 9 है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका नाम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो देखो लास्ट जो 9th क्लास होगी उसमें पढ़ा होगा कि निर्देशांक क्या होते हैं, और ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति बराबर। तो देखो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं तुमको पता है ना, P, X एंड Y। इस फॉर्म में यदि तुमको कहीं भी कोई डिजिट दिख जाए, है ना, वो निर्देशांक होगा किसी न किसी चीज़ का। जैसे देखो ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ जब अपन बनाते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट का ही यूज़ होता है ना। ग्राफ पता है कैसे होता है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है ना, मतलब 4 चतुर्थांश में होता है ग्राफ पूरा, ठीक है। वो भी आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा था कि निर्देशांक अपन क्या होते हैं, ठीक है। एक और ग्राफ आपने बनाया होगा, ग्राफ पता होता है कैसे बनता है, इस फॉर्म में होता है ना। ये इसका x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, पता ही है सबको, ठीक है। अब देखो तो ये होते हैं निर्देशांक। अब आते हैं कार्तीय निर्देशांक, मतलब कार्तीय निर्देशांक यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो क्या आते हैं, मतलब कार्तीय निर्देशांक, ठीक है। अब देखो कार्तीय निर्देशांक होता क्या है, सबको पता है। जो ग्राफ होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 पार्ट यानी 4 क्वाड्रेंट, है ना, मतलब 4 चतुर्थांश, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा एंड ये 4, ठीक है। बाय द वे अभी जो इसके साइन होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा, है ना। बाय द वे यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y, ठीक है। ये बिंदु इस एक्सिस से मिलेगा और इस एक्सिस से मिलेगा, तो ये क्या हो गया, आप मिल के पूरा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में क्या है, जो ये वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, है ना, इसको और इसको, इन दोनों के नाम होते हैं। देखो इसमें जो वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल, है ना, इस वर्टिकल लाइन को तो बोलते हैं कोटि तथा इस लाइन को बोलते हैं भुज, मतलब इंग्लिश में ऑर्डिनेट और इसको इंग्लिश में एब्सिस का, ठीक है। इसको भुज और इसको कोटि, इंग्लिश में कोटि को ऑर्डिनेट और भुज को क्या बोलते हैं, एब्सेसिका बोलते हैं, ठीक है। देखो तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए अपने को, ठीक है। अब देखो, अब जो अपना ग्राफ हो रहा, ग्राफ बनाया होगा तुमने, है ना। ग्राफ हमें जो अपन नॉर्मल अपनी कॉपी में ग्राफ बनाते हैं वो इस टाइप से होता है ना। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, मतलब ये वाला, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है ना, मूल बिंदु, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, मूल बिंदु जो होता है उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं, ठीक है। हमेशा एग्जाम में 1 नंबर 1 मार्क्स का क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या लिखे, तो लड़के 1, 2
कुछ भी लिख के आ जाते हैं, 3 5 7 9, ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? जीरो जीरो होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है बहुत। समझ में आई बात? ठीक है, तो अपन जो नोटबुक में अपना ग्राफ बनाते हैं वो इस टाइप में होता है, लेकिन असल में जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? 4 पार्ट में डिवाइड होता है ना। 4 पार्ट देखो क्या है, ठीक है, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। अभी बताए थे कि ग्राफ के कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4, है ना। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, अब देखो अपने को पता है मार्क अपन करते हैं ऐसे, बराबर। अब इसमें 4 होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड 4। ठीक है, अब 4 क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट, ये वाला दिख रहा है। ये वाला है ना। इसके इस पार्ट के अंदर जो भी वो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा उनका साइन क्या रहेगा? प्लस प्लस। ठीक है, इस पार्ट में ना, इस पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ठीक है, मतलब इस पार्ट में जो भी कोऑर्डिनेट रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? प्लस प्लस। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से साइन में रहेंगे? माइनस प्लस। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट ये पूरा, इसमें किस में रहेंगे? माइनस माइनस। और ये जो है फोर्थ पार्ट, इसमें प्लस माइनस, ये वाला है ना फोर्थ पार्ट ये। ठीक है, देखो अपन जो नोटबुक में बनाते हैं वो अपने मोस्टली पार्ट यही होता है, प्लस प्लस, है ना। यही क्वाड्रेंट का अपन यूज़ करते हैं। मतलब देखो ये तो हो गया ओ सेंटर पॉइंट, मतलब 0 0 इसके कोऑर्डिनेट फिक्स पता है अपने को, निर्देशांक क्या होंगे? 0 0 होंगे मूल बिंदु के। ठीक है, लेकिन 0 के राइट साइड हमेशा प्लस है और 0 के लेफ्ट साइड हमेशा माइनस रहेगा। इधर माइनस है, इधर प्लस है। ठीक है, इस रो में इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो देखो उस हिसाब से ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस होगा। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसके जो डिजिट होगी वो प्लस और माइनस में होगी। और ये थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो भी माइनस में होंगे। और ये चौथा जो है ये प्लस माइनस में। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो कोऑर्डिनेट अपने होते हैं, ठीक है, तो उसमें अपने जैसे मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, PQRS, ठीक है, 0 1 3 5 7 1 8 2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे, मतलब निर्देशांक दे रखे। तो अपने को पता नहीं इसमें x क्या है, y क्या है, x क्या है, y क्या है। तो हमेशा जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा P x y इस फॉर्म में कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, मतलब P x का मतलब पहली जो डिजिट होगी वो हमेशा x की होगी, एंड दूसरी जो डिजिट होगी वो हमेशा किसकी होगी? y की डिजिट होगी। ठीक है, अब कुछ भी पूछ लेगा वो कि ये निर्देशांक दे रखे हैं, इसके बीच की दूरी निकालो, है ना, कुछ भी निकालो। समझ में आई बात? ये थी इस चैप्टर की जनरल इन्फॉर्मेशन। अब अपने को जो पढ़ना है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या है?
दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ भी दे देगा है ना, मतलब जैसे पूछ लेगा P01 एंड Q14 दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, है ना, मतलब बीच का डिस्टेंस निकालेगा, पूछ लेगा। तो ऐसे नहीं कैसे भी निकाल दो, है ना, इसका एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला कुछ भी लिखो, m इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। ये जो फॉर्मूला है वो बीच की दूरी निकालने के लिए यूज़ में होगा। तो याद रखना है इसको, फॉर्मूले को, x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है कि x2 होगा क्या, x1 होगा क्या, y2 होगा क्या, y1 होगा क्या। तो देखो इस पे बेस्ट अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, तो पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, देखो एक बार मैं कोऑर्डिनेट तुमको बता देता हूँ कि कैसे लिखेंगे, क्या है क्यों है। 1 2 4 ठीक है, -1 -2 ठीक है, पता है अपने को, ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, नहीं माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। ठीक है, अब कोई भी कोऑर्डिनेट अपने को, जैसे कोऑर्डिनेट अपने को है 2 4 -2 3 और -4 3। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट देखे तो ये पूछ लेगा कि इस ग्राफ में इन कोऑर्डिनेट को दर्शाओ, है ना, दिखाओ। तो 2 4, तो अपने को पता है जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं ना। तो 2 और 4, तो 2 अपने को एक्स की रो में देखना है, और 4 जो है अपने को किसकी रो में देखना है, वाई की रो में देखना है। ठीक है, तो x की रो में 2 ये, और y की रो में 4 यहाँ। तो इसका पॉइंट का नोट होगा यहाँ, है ना। अगर नहीं भूल जाते हो तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 4 का कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, -2 और 3, -2, तो -2 किस में देखना है, माइनस में, x एक्सिस पे -2 और 3, तो ये -2 और 3। नेक्स्ट क्या है, -4 और 3, x पे -4 और y पे 3, x पे -4 और y पे 3, तो यहाँ बस ये ऐसे कुल मिला के ऐसे इसको अपन कर सकते हैं। तो मेरा क्या कहना था कि अपन मतलब जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो x और y की फॉर्म में होते हैं, भूलना नहीं है बार बार, है ना। तो बीच की दूरी की बात करें थे अपन, तो बीच की दूरी का एक, इसको नहीं भूलना है ना, ये याद, मतलब कई पूछ सकते नहीं है, लेकिन फिर भी बाय द वे एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर जो 9.1 में होगा वो अपन बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन देखो क्या है, P टू 3 एंड Q 5 6, है ना। क्वेश्चन देगा इनके बीच की दूरी निकालो। ठीक है, अब बात आती है फॉर्मूला क्या है अपने पास। फॉर्मूला मैंने बताया था
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बात आती है x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है। तो देखो मैंने बताया था कि ये फर्स्ट x होता है, ये y होता है, ये x होता है और ये y होता है। तो इस x1 क्या हो जाएगा, ये y1 ये x2 ये और y2 ये, बस सीधी सी बात है। ठीक है, पहला जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 होगा, दूसरे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। बस अगर अपने को नहीं पता चलता है तो यहाँ अपने को लिख देना है x1 y1 x2 y2, कितना है 2 3 5 6, बस क्या करना है अभी सीधी सी वैल्यू इस फॉर्मूले की। x2 कितना है 5 माइनस 2 प्लस y2 कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। सोल्व करो इसको, है ना, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। ठीक है, आगे ये सोल्व होता हो तो इसको और अंडर रूट में अपने को कर देना, नहीं होता हो तो ऐसे रहने देना। ठीक है, कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन अपने को बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट में अपने को इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, आज तो मैंने देखो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तब तक इसको आप फॉर्मूला याद कर लो, और अगर इसके बेस पे अगर क्वेश्चन सॉल्व होते भी हो तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक, थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते पढ़ते हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश कर दिया था। अब हम आज फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप टॉपिक देख रहे होंगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक मिक्स्ड एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपके सारे जो रूल्स हैं, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो सारे आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। ये एक्सरसाइज में आपको डू योर सेल्फ में भी दे सकती थी, लेकिन क्योंकि मुझे एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करवानी थी कॉन्सेप्ट वाइज, मैंने मेरे खुद सिलेक्टेड सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये समझाना था। इसके बाद आप कोई भी ग्रामर की बुक लेकर आप अपने हिसाब से सेंटेंसेस चूज़ करके इसकी प्रैक्टिस करें। देखिए, एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छी लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दैट मीन्स आप जिस भी चीज़ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, आपका परफेक्शन उसमें बढ़ता जाएगा। तो आपको क्योंकि टेंस आपने पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े हैं, एक्टिव पैसिव आपने पढ़े हैं, तो सारा ही जो है सारे ही टॉपिक्स हैं वो आप तभी उसमें परफेक्ट हो सकते हैं जब आप उसको बार बार यूज़ मिले, बार बार आप उसको प्रैक्टिस करें उसकी, तभी आप उसका परफेक्शन जो है आपको मिल सकता है। और क्योंकि हम स्कूल में जैसे लास्ट ईयर हमारे था ना कि स्पोकन इंग्लिश भी चल रहा था, बहुत से बच्चों को स्पोकन इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो यही सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में भी काम आते हैं। आपका टेंस पार्ट क्लियर है तो आप कोई भी सेंटेंस को टूटा फूटा ही सही आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आपकी वोकेबलरी वर्डिंग आपकी बहुत अच्छी है, तब भी आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम कर रहे हैं आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो होप सो कि जब मैं यहाँ सेंटेंस बनाऊँ, जब यहाँ सेंटेंस लिखूँ, तो वो उसका आंसर मुझसे पहले आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो चुका है। और मेक श्योर कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर करवा रही हूँ वो सारी ही चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैं आपकी नोटबुक्स में खुद चेक करूँगी, इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी नोटबुक में भी मिलनी चाहिए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, Mahesh said, comma, inverted comma, Meera is reading a book। आप समझ गए, टेंस पार्ट का है ये।
क्या बनेगा इसका आंसर? महेश said that Meera was reading a book. Was reading a book. सेकेंड हम ले लेते हैं. She said to him, comma, inverted comma, you are very busy. देखिए प्रोनाउन का सेंटेंस आ गया यहाँ पे. said to him है. अब said to किस में चेंज होगा? told में. she told him that he was very busy. थर्ड देख लेते हैं हमारा. she said, comma, inverted comma, I want a dictionary, inverted comma, close. She said that I wanted, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किस में चेंज होगी? wanted में. I wanted a dictionary. आप देख रहे हैं हर सेंटेंस एक डिफरेंट रूल के साथ है. यहाँ पर इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing है तो वॉज वर्ब में चेंज होगा. यहाँ पे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यहाँ पे वापस वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाए. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव completed my work, inverted comma, close. सेंटेंस बनेगा फिर से प्रोनाउन के अकॉर्डिंग. said to है, किस में चेंज होगा? told में. he told me that. I क्या है? फर्स्ट पर्सन है. he के अकॉर्डिंग चेंज होगा. that he have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किस में चेंज होगा? had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में. he had completed his work. नंबर 5 देख लेते हैं हम. मीरा said to her father, comma, inverted comma, I visited my uncle yesterday. Remember that ये कौन सा सेंटेंस हुआ जहाँ पर हमने डिस्टेंस से रिलेटेड वर्ड्स को पढ़ा था. ये वहाँ पर आ गए हम. मीरा told her father that she had visited her uncle
the previous day. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा the old woman asked me से ही पता चल जाना चाहिए कि अब हम आ गए हैं इंट्रोगेटिव सेक्शन में। Do you live in that house? The old woman asked me, कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा दैट से, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा यहाँ पर, इफ आई लिव्ड in that house. Number 7, the teacher said to the boys, comma, inverted comma, do not make a noise. टीचर अक्सर कहते हैं ना do not make a noise, क्या आएगा इसका। अब ये हम कहाँ पर आ गए, imperative sentence में। The teacher ordered the boys not to make a noise. I said to Anand, comma, inverted comma, may you always be happy, inverted comma, close I ये हमारा टॉपिक था ऑब्जेक्टिव का। आई विश्ड आनंद that he might always be happy। यहाँ पर हमने सारे सेंटेंसेस हमारे टच कर लिए, सारे रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी सेंटेंस हमने पढ़े थे वो सारे ही हमने टच कर लिए। यहाँ पर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक फिनिश हो रहा है। होप सो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं ये अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लें। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व प्रकरण में संधि प्रकरण में 6 क्लासें हो चुकी थी, जिसमें स्वर संधि और स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि और उसके प्रमुख नियम, उसके आधार पर अपन ने देख लिया था। आज हम विसर्ग संधि पर अपन बातचीत करेंगे। विसर्ग संधि क्या है,
उसकी परिभाषा क्या होगी, उसके नियम क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उदाहरण देखेंगे। तो विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन के बाद तीसरा प्रकार है संधि का विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि का चिन्ह आता है ये। इस विसर्ग संधि के इस चिन्ह के साथ ही पता लगता है कि इसमें विसर्ग संधि है। अगर अन्यथा कहीं कहीं विसर्ग का लोप भी होता है और कहीं विसर्ग लगता भी है, ये हमें ध्यान रखना ही मुख्य है। तो स्वरों का स्वरों के मेल को स्वर संधि, स्वरों व्यंजन का स्वरों के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि में विसर्ग का प्रयोग होता है, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। यहाँ कुछ हम नियम देखते हैं। तो जैसे दू दन गुण शब्द में दुर्गुण बना, इस प्रकार दुर्घटना, दू धन घटना, दुर्घटना शब्द बना, इस प्रकार। तो यहाँ पर दू धन गुण, अगर ऊ के बाद अन्य कोई व्यंजन आता है तो र हलंत में बदल जाता है ना, विसर्ग, ये ध्यान रखना है। दू धन घटना में घ दूसरा आया तो यहाँ पर दुर्घटना शब्द बना। इसी प्रकार निधन अक्षर, नि विसर्ग के बाद नि विसर्ग के बाद अक्षर शब्द जुड़ता है तो निरक्षर शब्द बना। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर नी ई के बाद में अगर अ आता है तो यहाँ पर विसर्ग का लोप होकर ये र बन जाता है, निरक्षर शब्द बना। इस प्रकार दुस्साहस, दो विसर्ग के बाद साहस शब्द आता है तो दुस्साहस शब्द बना। तो यहाँ दो ऊ लगा है, विसर्ग से पहले ऊ है, इसके बाद अगर स आता है, स जो है हमारा कौन सा दंत वर्ण है ना, तो दंत वर्ण स आता है तो इस विसर्ग का स हलंत में बदलना, आधा स हो जाता है दुस्साहस। अगर दूधन परिणाम, दूधन परिणाम शब्द आ गया, दूधन परिणाम शब्द आ गया। अगर विसर्ग के बाद पहले क्या हो, ई या ऊ हो, और बाद में अगर प हो तो या क या प हो तो वह प जो है तो वहाँ पर विसर्ग का श हलंत हो जाता है। ये भी नियम है हमारा, श हलंत। तो नया शब्द बनेगा दुष्परिणाम। इस प्रकार संधि प्रकरण के प्रमुख नियम हैं, इसके बारे में अपन आगे बढ़ें। तो नियमों में देखें, तो विसर्ग संधि, अब देखें विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में, स्वर संधि में क्या देखा था, स्वरों का स्वरों के साथ मेल था। व्यंजन संधि में क्या देखा था हमने कि व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल था, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर भी हो सकता है या व्यंजन का भी हो सकता है। स्वर और व्यंजन दोनों का मेल विसर्ग के साथ होता है, वहाँ जो विकार उत्पन्न होगा, अर्थात विकार अर्थात या तो विसर्ग लगेगा या विसर्ग क्या होगा, हटेगा, तो वहाँ पर विसर्ग संधि कहते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में, ध्यान रखना, यदि पहले शब्द के अंत में, पहला शब्द क्या है, उसके अंत में विसर्ग ध्वनि आती है, विसर्ग लगा हुआ आता है, विसर्ग ध्वनि, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, दुःख, इस प्रकार जो विसर्ग लगता है
तो उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन, उसके बाद में जो स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, उनके साथ जो मेल होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आना, व्यंजन और स्वर का मेल होना, ऐसी स्थिति में प्राय कुछ न कुछ ध्वनि में विकार हुआ, अर्थात विकार होना, या तो विसर्ग का हट करके नया शब्द में परिवर्तन होना, विसर्ग के स्थान पर अन्य शब्द आना, वही विसर्ग संधि कहलाता है। संस्कृत में विसर्ग संधि से बने हुए शब्द बहुत हैं, बहुत से शब्द हैं जिनका हम प्रयोग आए दिन आज हिंदी भाषा में करते हैं। तो वे जो शब्द हैं संस्कृत से तत्सम शब्द है ना, फिर तद्भव, देशज, विदेशी, ये शब्द पढ़ते हैं अपन, तो जो तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, वो उससे बने हुए जो शब्द हैं और उनका प्रयोग हिंदी में जो का त्यो होता है। आज जैसा भी हिंदी में प्रयोग होता है, विसर्ग संधि को जानना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत में जो विसर्ग संधि से बने हुए शब्द बहुत हैं और उनका प्रयोग हिंदी में होता है उनको, जैसे प्रातः काल, तो हम प्रातः काल में प्रातः काल नहीं लिखते, प्रातः काल लिखते हैं, प्रायः लिखते हैं, दुख लिखते हैं। ये जो शब्द हैं हिंदी भाषा में हम जैसे के तैसे ही उनका प्रयोग करते हैं, उनका अलग से कोई नियम नहीं रखते उनका शब्द हिंदी में, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है, जो संस्कृत भाषा जो है, उसी संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा बनी हुई है। तो संस्कृत भाषा जननी है हिंदी भाषा की, तो उसी प्रकार हमें यह ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में भी संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब विसर्ग संधि के प्रमुख नियमों पर बात करें तो पहला नियम आता है, यदि विसर्ग से पूर्व क्या हो, अ हो। अब मनः आया और बाद में भी अ हो, बाद में अनुकूल का अ है, जब विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ हो तो दोनों का विकार ओ में बदल जाता है। दोनों का विकार किसमें बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। या फिर दूसरा भी देखें तो उसी के साथ, तो अ विसर्ग से पूर्व अ हो और इसके बाद कोई घोष व्यंजन, हमने पहले ही भी बताया था घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन घोष व्यंजन क्या है थोड़ा संक्षिप्त दे दें। घोष व्यंजन उसे कहा जाता है जो हिंदी वर्णमाला में जो हमारे क, च, ट, त, प जो हैं उनमें अपना तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण आता है वो सब घोष वर्ण है, और पहला और दूसरा वर्ण आता है वो अघोष होता है। तो अ के बाद घोष व्यंजन, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व आते हैं तो ओ में बदल जाता है। दोनों नियम एक ही है, ये भी आए या फिर विसर्ग अ हो बाद में भी अ हो, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना। देखिए पहला मनहतन अनुकूल, मनोनुकूल ओ हुआ, मनहतन बल या अ है और बाद में क्या आया घोष व्यंजन प, फ, ब, हमारा तीसरा, यहाँ तीसरा, तो मनहतन बल का मनोबल हो गया, तपहतन बल का तपोबल हो गया, अन्यतन अन्य का अन्योन्य हो गया, अन्य का अ और अ अन्योन्य हो गया, मनहतन विज्ञान का मनोविज्ञान हो गया, और मनहतन अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, तो मनहतन अभिराम मनोविराम। तो यहाँ दोनों नियम ध्यान रखने हैं कि एक नियम तो हमारा था कि विसर्ग संधि में अ पूर्व में अ हो, बाद में अ होता है तो भी ओ हो जाता है। यदि अ विसर्ग से पूर्व अ हो, बाद में कोई घोष व्यंजन हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य, र, ल, व हो, वहां भी ओ होगा। दूसरा है कि अ के बाद यदि ई अथवा ए स्वर से शुरू होने वाले शब्द आते, ई अथवा क्या आता है, विसर्ग से ई अथवा यदि अ के बाद, ये हमारा विसर्ग से पहले अ है और बाद में ई या ए अगर स्वर आते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाता है और अ ओ में नहीं बदलता है। यहाँ पर क्या था, अ के बाद में कोई तीसरा, चौथा, पांचवा घोष व्यंजन आ गया, य, र, ल, व आ गया तो यहाँ पर ओ में बदलता था। अ के बाद अ आया तो भी ओ में बदलता था, लेकिन अ के बाद ई या ए स्वर आया तो वहाँ पर ओ में नहीं बदलेगा। यहाँ पर ओ में न बदल करके आगे देखें तो अथः धन एव, तो यहाँ अतः हमने क्या देखा कि यहाँ पर अतः का अ है, लेकिन बाद में क्या ए या ई आया तो उसके लिए अतएव शब्द बना, यश धन इच्छा यशच्चा शब्द बना। इस प्रकार यहाँ पर किसका ओ न होकर के, किसका विकार ओ न होकर के विसर्ग का ही विकार हो गया और विसर्ग हट गया और शब्द पूरा का पूरा आ गया, अतएव और यश इच्छा। इस प्रकार ठीक है। तो यहाँ जो है हमने प्रमुख दो नियमों के बारे में विसर्ग संधि के नियम देखे, आगे से तीसरे नियम के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 5 जो चल रहा है अपना, उसके अंतर्गत अपन ने कल एक तो पीएच के बारे में और फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ सम यूजफुल कंपाउंड्स, इसके अंदर अपन ने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन अपन ने पढ़ लिया था। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये अपन ने देख लिया था। उसके 2 वेज जो थे फॉर्मेशन के, कि NaCl कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। उस NaCl को अपन ने 2 तरीके से बनाया था, एक लेबोरेटरिकल मेथड है एक, और एक इवापोरेशन मेथड है ना, ट्रांसपिरेशन या इवापोरेशन कह लो, जिसमें वाष्पीकरण विधि द्वारा जो नमक हम बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, खाना वाला जो नमक है, सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है, NaCl जिसका फॉर्मूला है, जिसे केमिकल लैंग्वेज में सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हमने कैसे बनाया था? वाष्पीकरण विधि द्वारा बनाया था, जिसे हम खाने योग्य नमक के रूप में जानते हैं। उसमें क्या किया था हमने कि खारे पानी की झीलों को नमक उत्पादन के रूप में यूज़ लिया जाता है, उसके पानी को यूज़ में लिया जाता है, उससे क्यारियों में भरा जाता है, वहाँ से लाके फिर उसमें पानी इवापोरेट हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, और जो बचता है वो कंटेंट जो बचता है वो आपका नमक होता है। लेकिन उसको प्योरीफिकेशन की मेथड से गुजरना पड़ता है, उसको प्योर किया जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड के डस्ट होते हैं, जिसको प्योर करने के लिए क्या करते हैं, उसमें से उसको HCl के अंदर वाष्पीकृत किया जाता है। उसके एक विलियन में सोडियम क्लोराइड में HCl डाला जाता है, जिससे वो प्योर होकर आपके NaCl पे फॉर्म में आपको मिल जाता है। वो आपका प्योर साल्ट होता है, जिसे आप खाने योग्य नमक कहते हैं। तो कई सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके बारे में अपने को क्या करना है, एक तो फॉर्मेशन पढ़ना है। 3 चीज़ें अपने को किसी भी चीज़ के बारे में पढ़नी पड़ेगी। एक तो उसका फॉर्मेशन जो रिएक्शन के तौर पे अपन लिखेंगे, एक उसकी प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसको कितने केल्विन दाब पे गर्म किया जाता है, कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, चमकदार होता है, क्या गुण होते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है। फिर उसके यूजेस, कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया जाता है, उसके कहाँ होते हैं, उसके उपयोग कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने को उसके अंतर्गत देखनी है। तो आज अपन आगे का फॉर्मेशन करेंगे। टॉपिक अपना यही चलेगा, फॉर्मेशन एंड यूजेज, है ना, फॉर्मेशन एंड यूजेज, है ना, यही टॉपिक चलता रहेगा। तो इसके अंतर्गत अपन ने NaCl को बना लिया था। आज अपन दूसरा बनाएंगे NaOH। इसका फॉर्मेशन कहेंगे, जिसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड, है ना। दूसरा नाम क्या बोलेंगे इसका? कास्टिक सोडा, ठीक है। और क्या नाम बोलेंगे? शॉप मेकिंग सोडा, और क्या बोलेंगे हिंदी में? साबुन बनाने का सोडा, साबुन बनाने का सोडा। हमारा जो फॉर्मेशन है, हम जो जो चीज़ें बनाएंगे, जो यौगिक या जो कंपाउंड हम फॉर्म करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, उसमें एक चीज़ टेक्निकली क्या है कि उसको हम बनाने के तरीके जो अपनाएंगे, जैसे हम फर्स्ट NaCl बनाया, उसके बाद NaOH आ रहा है, उसके बाद CaOCl2 आएगा, तो जो भी फॉर्म करते रहेंगे कंपाउंड, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। देखना मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ एक दूसरे को, क्योंकि याद करने के लिए आप जब इसको लर्न करेंगे, तो आप अगर उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जैसा क्रम से चलते आ रहे हैं फॉर्म करने का, उसके हिसाब से पढ़ेंगे, जल्दी से याद हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। क्योंकि NaCl बनाया, उस NaCl से ही इस पर आप पहुँचेंगे, ना, उसी NaCl से इसका निर्माण करेंगे अपन, फिर इसका निर्माण हो जाएगा, फिर इससे आगे का निर्माण करेंगे। तो कई सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे करते हैं। तो आप जो फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं, जो कंपाउंड बना रहे हैं, जो यौगिक बना रहे हैं, उसमें सबसे मेन चीज़ याद क्या रखनी है? एक उसका केमिकल नेम, एक उसका फॉर्मूला, एक इसका साधारण नेम, है ना, जो आपका डोमेस्टिक नेम होगा, है ना, व्यावहारिक नाम होगा, है ना, तो वो भी याद रखना है आपको, क्योंकि किसी भी नाम से उसका क्वेश्चन बन सकता है। वो कहते हैं कि साबुन बनाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए, या राइट द फॉर्मूला ऑफ शॉप मेकिंग सोडा, या राइट द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, या राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसी भी तरह से वो आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। उसके फॉर्मेशन तो पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन फॉर्मूला ही पूछ लिया मान लो, और हम फॉर्मूले में अटक गए, सूत्र ही नहीं आया अपने को, तो वहीं अपन बैठ गए, वहीं से अपना काम खत्म, है ना, दी एंड वहीं हो गया। स्टार्ट होने पिक्चर स्टार्ट हुई, इससे पहले दी एंड कर दिया अपन ने। तो फॉर्मेशन तो बाद की चीज़ें, लेकिन अपने को फॉर्मूला भी पहला पता होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम बनाने जा रहे हैं, अगर वो नाम ये दे दे कि कास्टिक सोडे का फॉर्मेशन कीजिए, राइट द फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा,
तो कास्टिक सोडे का फॉर्मेशन करना है तो अपने को कास्टिक सोडा तो व्यवहारिक नाम हो गया इसका, है ना। इसका केमिकल नेम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये व्यवहारिक नाम हो गया कास्टिक सोडा। तो हमें पता ही नहीं कास्टिक सोडा होता है क्या है, क्योंकि सूत्र है कास्टिक सोडा का NaOH, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, व्यावहारिक नाम भी पता होना चाहिए, केमिकल नेम भी पता होना चाहिए, उसका सूत्र भी पता होना चाहिए, और उसका कोई सब नेम है तो वो भी मालूम होना चाहिए। तो एक ही सूत्र के 4 से 5 नाम जो भी हैं उसको आप याद करेंगे, लर्न करेंगे, तो वो किसी भी नाम से क्वेश्चन दे हम उसको फाइट कर पाएंगे, उसको लिख पाएंगे, है ना। तो मेन मकसद हमारा सिर्फ एक नाम याद करना नहीं है, जितने भी नाम हैं सारे उसको याद रखने हैं। तो NaOH जो बना रहे हम, NaOH बनता कैसे, इससे पहले अपन ने NaCl बनाया, तो NaCl से ही NaOH बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा कि उस NaCl के विलयन के अंदर क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, इसकी विधि बनाने की विधि कौन सी है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा इस NaOH को बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा कि NaCl का घोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, NaCl का घोल, घोल मीन्स विलियन सॉल्यूशन, किसे, पानी से घोल के। तो क्या करना है, हम जो नमक बना रहे हैं, हमने जो नमक बनाया था उसको क्या करो, घर पे ले जाके पानी में घोल दो। क्या किया, पानी में घोल दो, नींबू नहीं निचोड़ना है ना, उसकी शिकंजी नहीं बनानी, सिर्फ क्या करना है, उसको पानी में घोल देना है। घोलने के बाद क्या करते हैं, एक मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मेथड कैसे काम करता है कि 2 रॉड आती है, एनोड और कैथोड, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव रॉड होती है, एनोड और कैथोड रॉड होती है, ठीक है। एनोड रॉड पे क्या होता है, वो पॉजिटिव रॉड होती है जो आपके किसी नेगेटिव कंटेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। कैथोड क्या होगी, नेगेटिव रॉड होगी जो किसी पॉजिटिव कंटेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो वो 2 कैथोड और एनोड रॉड होती है जो उस सॉल्यूशन में रख दी जाती है। रखने के बाद क्या करते हैं, उसको सेल से कनेक्ट करके उसके अंदर चार्ज स्टार्ट कर देते हैं ना। तो विद्युत स्टार्ट, विद्युत मतलब चार्ज स्टार्ट कर देते हैं, उसको कनेक्शन से जोड़ देते हैं, सेल से जोड़ देते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगा, उसके अंदर चार्ज फ्लो होने लग जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक क्या होगा, एक हीट आएगी, है ना। उसके अंदर क्या है, गर्माहट आएगी, तो उसके कंटेंट टूटेंगे, बिखरेंगे। तो कंटेंट टूट के बिखर के कहाँ जाएंगे, एनोड और कैथोड की तरफ। तो एनोड और कैथोड की तरफ जाएंगे तो वहाँ जाके क्या होगा कि कैथोड जो होगा आपका, क्या होगा, कैथोड जो होगा वो नेगेटिव चार्ज जो रॉड है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपका जो ये सॉल्यूशन है NaOH का कंटेंट जो है वो आपके उसके ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग होने से क्या होगा, वहाँ से आप इस NaOH को फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन में बता दूँ आपको। NaCl प्लस H2O, तो क्या बन गया, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से क्या बनाया हमने, सिर्फ NaOH नहीं बनाया, उसके अंदर क्या निकलेगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ देखो Cl है, यहाँ H भी है, तो एक H तो इससे जुड़ गया, OH बन गया। तो कितने बने, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन थे। अब यहाँ 2 तो ये रहे, यहाँ 2 लगा दूँ मैं, तो यहाँ भी 2 लगाने पड़ेंगे मेरे को, ये 2 लगा दिए, ये 2 लगा दिए। तो बैलेंस, केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना। 2 Na 2 Na, H कितने हैं, 2 to the 4, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, Cl कितने हैं, 2, ये Cl 2। तो रिएक्शन को एक तो आपको बैलेंस बनाना है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना है, और बैलेंस ही याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो संख्या लगानी है उसको अगर मेथड से सीख चुके हो तो बैलेंस की कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखो। आप फॉर्मूले याद रखोगे तो ऑलरेडी आपकी रिएक्शन बैलेंस आप करना जानते हो तो कर सकते हो बाद में भी, है ना। तो ये संख्या याद नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है 2H2O लिखने में याद करने में, अरे क्या था यार, भूल गया क्या फॉर्मूला। तो सीधा आपको वाटर याद होना चाहिए, जल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जल का फॉर्मूला लगो, खत्म, एंड, है ना। तो इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो 2 निकलती है वो गैस के रूप में निकल जाएगी, और अपना जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा हमें विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से उस कैथोड की तरफ हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना, फाइंड आउट हो जाएगा उस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। तो ये आपका NaOH बन गया। अब इसकी क्या लिखेंगे अपन, यूजेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज लिखेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ और यूजेज में क्या आ जाएगा, एक तो ये चिकना होता है,
वाइट कलर का चिकना पदार्थ है ना, ये आपके गुण हो जाएंगे ना। वाइट कलर का चिकना पदार्थ होता है, क्या होता है, जल में ये डिजॉल्व होता है, जल में घुल जाता है, वाइट कलर का पदार्थ है ना। और इसका जो गलनांक है वो कितना 59 केल्विन है ना, इसका 59 के केल्विन गलनांक होता है। फिर इसके यूजेज देख लें अपन, यूजेज में क्या आएगा, इसको एक तो पेट्रोलियम के शोधन में, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ये प्योरीफिकेशन में काम में लिया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ये प्योरीफाई करता है, तो पेट्रोलियम के शोधन में। फिर वसा और तेल के निर्माण में, फैट और ऑयल के फॉर्मेशन में इसका निर्माण यूज़ किया जाता है। फिर लेबोरेटरिकल रीएजेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो लेबोरेटरिकल रीएजेंट हो गया, ऑयल एंड फैट के प्रोडक्शन में इसका यूज़ हो गया। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्योरीफिकेशन में इसका यूज़ हो गया। तो इसके यूजेस 2 या 3 यूजेस आपको याद होने चाहिए, 2-3 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 591 यानी 591 केल्विन होता है। 591 केल्विन इसका गलनांक बिंदु है। फिर इसका क्या होता है, ये वाइट कलर का चिकना पदार्थ है ना, स्मूथ मटेरियल है। फिर ये जल में डिजॉल्व मटेरियल है, जल में घुल जाता है, वाटर में डिजॉल्विंग मटेरियल। तो इसके गुण हो गए। तो यूज़ और गुण आपको 2 या 3 इसके साथ लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन मेन चीज़ जो है वो तो आपको लर्न हो जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन मेन चीज़ जो ये रिएक्शन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन कहा जाएगा, इसी रिएक्शन से ये फॉर्मेशन के नाम से जानी जाएगी। तो फॉर्मेशन की रिएक्शन जब तक ये आप सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आपको सही तरीके के नंबर नहीं मिलेंगे ना। तो फॉर्मेशन एंड यूजेज में क्या करना है आपको, फॉर्मेशन अच्छी तरह से याद करना है। यूजेज में क्या है, हर चीज़ को देखोगे आप लेबोरेटरिकल रिएजेंट में, है ना, कपड़े के, वस्त्र और कागज़ इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कॉमन यूजेज है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच होते रहते हैं, तो वो इक्वल चलते रहेंगे, कई जगह यूज कॉमन चलेंगे, लेकिन ये चीज़ कभी कॉमन नहीं चलेगी। जो फॉर्मेशन है, जो रिएक्शन है, वो कॉमन कभी भी एक दूसरे में नहीं मिलेगी। HCl NaCl में देखा था तो उसका कोई अलग फॉर्मेशन था, NaOH में अलग फॉर्मेशन है, कहीं आगे कंटेंट अलग जुड़ जाते हैं, कोई फॉर्मूले अलग जुड़ जाते हैं, तो वो चीज़ कॉमन नहीं रहती। यूजेज में कहीं ना कहीं 1-2 यूजेज आपके कॉमन चलते रहेंगे, तो वो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे ना। तो NaOH का फॉर्मेशन देखा, इसके ये सारे नाम हैं, आपको नाम जितने भी ज़्यादा याद होंगे, है ना, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, याद कर सकते हैं उसको, वो अच्छी बात है आपके लिए, है ना। मल्टीपल नाम आपको याद रखने हैं, एक से ज़्यादा नाम याद रखने हैं ना। सिंगल नेम से आप कभी भी किसी चीज़ को याद नहीं करेंगे। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, दैट मीन्स इनफ, नॉट, इट इज़ नॉट इनफ। इसका सब नेम, इसका डोमेस्टिक नेम, इसका व्यवहारिक नेम, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। और हम खुद जानते हैं कि एक डोमेस्टिकली जो हम साबुन बनाते हैं, घरेलू साबुन जो बनाते हैं, आपने कई सारी जगह देखा होगा या नहीं भी देखा है, तो पुराने जो लोग होते थे, पुराने लोग मतलब एजेड लोग जो होते थे, हम तो आजकल सीधा साबुन मार्केट से काम में ले लेते हैं या मार्केट में बनाया खरीद के ले आते हैं, चाहे वो कपड़े धोने का हो चाहे नहाने का हो, सीधा अपन मार्केट से परचेज कर देते हैं। लेकिन जो पुराने लोग होते थे, है ना, वो क्या करते हैं, हर चीज़ घर पे बनाने की आदत रखते थे। तो साबुन भी घर पे बनाते थे, और कैसे बनाते थे कि एक टब के अंदर ऑयल भर लेते थे, एक तेल डाल लेते थे, है ना, जो खाद्य तेल नहीं होता है, साबुन बनाने के रूप में ही काम में लिया जाने वाला तेल होता है, तो उसको उस टब के अंदर या कंटेनर के अंदर भर देते हैं। फिर उसके अंदर एक कास्टिक सोडा ला के डाल देते हैं। कास्टिक सोडा डालने के बाद उसको एक बड़ी लकड़ी डंडी होती है, उससे वो धीरे धीरे उसको हिलाते रहते हैं, तो वो एक सॉलिड घोल बन जाता है ना, एक्वस घोल बन जाता है। लिक्विड जैसा नहीं रहता, वो गाढ़ा गाढ़ा जेली जैसा घोल बन जाता है। घोल बनने के बाद क्या होता है, उसके अंदर कोई सारे एसेंस वगैरह डाल देते हैं, खुशबू के लिए फ्लावर एसेंस होते हैं, वो सारे एसेंस डाल देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, कहीं जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। 2-3 दिन बाद उसको देखते हैं तो वो हार्ड मटेरियल के रूप में उस पूरे कंटेनर के अंदर जम जाता है। दैट मीन्स अब प्रिपेयर ऑफ सॉप, वो सॉप के रूप में प्रिपेयर हो चुका है। अब उसके यूजेस करो, चाहे पीस करो, चाहे उसको सीधा यूज़ करो, वो उस अपना अपना तरीका है। तो उस तरीके से इस साबुन को बनाया था, वो साबुन यही है आपका, है ना। तो इसी तरीके से इसको यूज़ करके वो साबुन बनाया जाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका फिनिश हो गया। इसका फॉर्मेशन ये है, आपको इसको याद रखना है। इसको बनाने के लिए ये मेथड है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है, मतलब जलीय विलयन के अंदर एनोड और कैथोड रोड से इसको प्योरीफाई किया जाता है और इसी से इसको बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन जिस रोड पे आती है, यानी कैथोड रोड पे, वहाँ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ओवरलैपिंग कर जाता है उसके ऊपर,
लग जाता है, वहीं से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, विरंजक चूर्ण। Good morning, students. Again, we resume with our class with the factors that consider India as a developing country, and in that context, now we move on to third point: reforms in economic and social basic infrastructure. Yesterday, we had just focused on how there was a change in structural change. You can say change in structure of economy, and in that we had seen that structure of Indian economy had changed from agriculture and shifted to secondary and service sector. And also, as a sub point, we had seen that large and rapidly growing service sector. That service sector is growing very much rapidly in comparison to 1950, where agriculture contributed almost of 50%. अब हम आज देखेंगे reforms in economic and social basic infrastructure. कैसे there were दिस वॉज अबाउट द प्रोफेशन. नाउ वी सी द शिफ्टिंग. जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, एज पीपल अर्न मनी, तो उनका जो सोसाइटी या सोशल जो सामाजिक जो उनका जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, या कह सकते कि रहन सहन था या आर्थिक रहन सहन था, उसमें भी बदलाव आया. इट कैन बी नोटिस्ड. देखिए सबसे पहले इसका फ़र्क ये पड़ा कि एज दे स्टार्टेड टू अर्न मनी, दे स्टार्टेड टू स्पेंड ऑन एजुकेशन. अगेन व्हेन एजुकेशन वॉज स्प्रेड, इट गेव देम अवेयरनेस. उन लोगों में जागरूकता आई. जागरूकता इस चीज़ की आई कि पढ़ करके हम लोग बहुत सारे व्यवसाय कर सकते थे. और 1950s में देखें तो सभी मोर देन 50% पीपल वर इंडल्ज इन द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर. कृषि में वो लोग जुड़े हुए थे. अब यहाँ पे देखिए क्या सुधार आए आफ्टर अर्निंग मनी. उन 1950s के बाद लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ, तो उसका कहाँ बदलाव नजर आना शुरू हुआ. जब लोगों के पास पैसा आएगा, व्हेन पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो इट विल ऑल्सो एट द सेम टाइम काउंटेड इन नेशनल इनकम. तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी. अब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो जब देश की आय बढ़ेगी तो देश का पैसा देश में ही खर्च होगा. अगेन दैट विल बी स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. अब वो कहाँ खर्च होगा ये देखिए आप. India is experiencing rapid development in economic and social infrastructure in past 65 years. The total actual capacity of electricity production. Now we see first one is electricity production. विद्युत का उपयोग. अब विद्युत पहले घरेलू उपयोग था, बट एज वी हैड डेवलप्ड इन सेकेंडरी सेक्टर, जैसे हम लोग उत्पादन बढ़ाते गए तो वैसे बिजली की मांग बढ़ती गई. मांग बढ़ेगी तो सप्लाई भी होगी. सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया हैज इंक्रीज अबाउट 100 टाइम्स. पहले 65 साल पहले जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी उससे 100 गुना आज हम लोग कर पा रहे हैं. और वो भी दैट टू इज नॉट सफिशिएंट, वो भी पर्याप्त नहीं है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया वाज 4 लाख किलोमीटर. 4 लाख किलोमीटर थी, और अभी विच हैज इंक्रीज अराउंड 50 लाख किलोमीटर. तो ये एक बड़ा बदलाव क्यों हुआ है? 10 टाइम्स सड़कें बढ़ गई, मोर देन 10 टाइम्स. तो ऐसा बदलाव क्यों हुआ है? बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि अब हम लोग जो उत्पादन क्षेत्र में बढ़े, तो उत्पादन को भी पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? फैसिलिटेट. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स भी था, तो ये हमने देखा. और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सेम वे अब उसके बाद फर्क कहाँ आया? आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग ये अब सब सर्विसेज में आ गया. इंश्योरेंस सर्विस हैज ऑल्सो डेवलप्ड रैपिडली. इन सब का जो प्रभाव है, पहले बताया कि अगर व्यक्ति के पास पैसा आएगा तो उसका पैसा वो ज़्यादा देर छुपने वाला नहीं है, वो कहीं ना कहीं खर्च होगा. तो अब ये कहाँ शुरू हुआ? दैट वॉज इन बैंकिंग. लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ. अब कितना पैसा अपने पास रखते हैं? सो मांग किसकी हुई? बैंकिंग की. तो बैंकिंग सेक्टर फैलने लगा. पहले 1 बैंक 2 बैंक हुआ करते थे, अब कितने सारे बैंक है? बिकॉज पीपल हैव मनी. लोगों के पास पैसा है तो उसको डिपॉजिट करना है. तो उसके देन इंश्योरेंस सर्विसेज कि उनको पता चलने लगा कि इंश्योरेंस सर्विस का क्या होता है. जानते हैं आप लोग, इंश्योरेंस करवाते हैं बिकॉज ऑफ एनी एपिडेमिक डिजीज या नेचुरल डेथ होती है तो पैसा मिलता है. तो अगेन इट गिव्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या आर्थिक संबलता मिलती है एक परिवार को. इन 1951 लिटरेसी रेट देखिए, साक्षरता दर 18.13 थी, विच इंक्रीज अप टू 74. देखिए सबसे मेन मिसो यही बात आ रही है, मैं आपको बार बार घुमा रहा हूँ मैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता गया राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, या क्योंकि लोग जो है वो रोजगार उन्मुख हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो जाएगा. इन द सेम वे इन 1951 लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग बर्थ वॉज 32.8. तो जो जीवन दर जो थी, औसत जीवन दर जो मानी जाती थी वो 32 साल थी. अब
अच्छे उन्नत किस्म के टीके आ गए विद बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर ऑन द प्राइमरी लेवल। अब वो उम्र कितनी हो गई है 2015 में 68 ईयर्स, 68 वर्ष उम्र बढ़ गई है, क्योंकि अब लोग मरते नहीं है बीमारियों से। तो ये सब पैसा कौन खर्च करता है? ऑल दिस मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कब पैसा खर्च करेगी? व्हेन नेशनल इनकम इज हाई। और नेशनल इनकम हाई कब होगी? व्हेन पर कैपिटा इनकम इज हाई। These reforms in social, economic and social infrastructure are the basic pillars of development। यही विकास के स्तंभ माने जाते हैं। जब तक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनके ऊपर ध्यान देंगे तो अपने आप इकोनॉमी जो ऊपर आएगी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन इन एजुकेशन, आगे वापस बात वही कि जैसे जैसे हम शिक्षा का प्रसार करेंगे एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे, वी कैन से दैट इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग रैपिडली, कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का स्तर हमने देखा यहाँ पर 18.3 से राइज होकर 74 हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पहले 32 वर्ष थी, अब 68 हो गई है। सो गवर्नमेंट इसके पे वर्क कर रही है और विकास जो है इसी को कहते हैं कि हम जिस पॉइंट पे खड़े उससे हम आगे बढ़ना है। दूसरे कुछ फैक्टर्स जो थे, देयर वर अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन इंडिया। फेवरेबल चेंजेस आर बीइंग नोटिस इन स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार के बारे में भी हम बताना चाहेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1950s जो हमारे इंपोर्ट्स थे, हम आयात करते थे, वो ज़्यादा था। बिकॉज ये पहले भी बता दिया था मैंने कि जितने भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स थे, प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, उत्पादन क्षेत्र थे, वो सारे पाकिस्तान में चले गए थे। वेदर वी टॉक अबाउट रॉ मटेरियल और वी टॉक अबाउट फूड ग्रेन्स, अनाज की बात करें या कच्चे माल की बात करें, वो सारे उत्पादक क्षेत्र वहाँ चले गए थे। तो उस समय हमको सब कुछ आयात करना पड़ा। बट ग्रेजुअली आफ्टर अ प्रॉपर 5 ईयर प्लानिंग कमीशन कि हमने पंचवर्षीय योजनाएं बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाई, सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को स्टेबल किया और उसके बाद में प्रोडक्शन इस तरीके से किया दैट देयर वाज अ सरप्लस ऑलवेज रिमेन आफ्टर अ ईयर, कि एक वर्ष में हमेशा कुछ बचता था और जो बचता था दैट वाज एक्सपोर्टेड, उसको हम बाहर बेचते थे। तो इस तरीके से विदेशी व्यापार के ऊपर भी फोकस हुआ। देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो जनसंख्या वृद्धि दर है, उसको भी हम लोग देखिए इट कांट बी स्टॉप्ड, लेकिन उसको कम की जा सकती है। ये देखिए हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, बड़ी विशिष्ट रूप से वो कम हुई है। ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ 61-71 इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज 24.80, ऑलमोस्ट 25% जितनी थी, और अब वो डिक्लाइन होकर कितनी हो गई है 17.64। तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको भी हम कम कर पा रहे हैं, स्टेबल कर पा रहे हैं। ऑल दिस फैक्टर्स आर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और देखिए पॉपुलेशन के ऊपर वही समझ सकता है जो एजुकेटेड हो, तो ये काम भी इसके पीछे से इसका मोटिव भी पूरा हो रहा है। On the basis of above study, we can say that although Indian economy contains various characteristics of an underdeveloped economy, हालांकि उसके अंदर एक अर्धविकसित राष्ट्र के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो हमको लगेगा कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। हम देख सकते हैं कि पिछले 65 वर्षों के अंदर कैसे सेक्टर शिफ्ट हुए हैं, कैसे नेशनल इनकम बढ़ी है और कैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया है। Yet इट इज़ अ रैपिडली मूविंग अहेड ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। और फिर भी अगर हम अंडर डेवलप मान भी लेते हैं तो फिर भी वो विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रैपिड पेस ऑफ डेवलपमेंट, और इस तेज गति से जो विकास हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी विल अनडाउटेडली बिकम अ डेवलप इकोनॉमी इन कमिंग डेज। आने वाले वर्षों में वो एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से आज जिस इंडियन इकोनॉमी को देख रहे हो, ये 3 कारण है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बढ़ी और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी। तो आज जो हमने पढ़ा है इसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा एंड जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स बना करके उसको लर्न करने की कोशिश करें। ओके, टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग। आज भाग 9 अकबर का पढ़ लिया था अपने। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में, अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम, जो 1605 में जहांगीर नाम से, यानी कि पूरा नाम अपन कह सकते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से शासक बना। इसका उससे पहले उसका नाम था सलीम। अब सलीम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, तो वहाँ पर मन्नत मांगी थी अपने पुत्र के लिए, तो उस मन्नत सहित उनको पुत्र हुआ, तो उसका नाम उन्होंने सलीम रखा।
अब उसे 12 हजारी, जब ये सैन्य सेवाओं में आया तब उसको 12 हजारी मनसब प्राप्त था। अब यहाँ पर एक शब्द आया मनसब, 12 हजारी, क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये एक ओहदा है, एक प्रकार का मुस्लिम जो ये पूरा मुग़ल साम्राज्य था जिसमें क्या जो सम्राट था उन्होंने उनके पास अलग अलग प्रकार के राज्यों के राजा अधीन काम कार्य करते थे, तो उन सबको अलग अलग मनसब दे रखा था। तो मनसब का मतलब ये था कि उनका एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ओहदा था। किसके पास 12,000 मनसब थे, किसी के पास 15,000 है, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 5,000 है, किसी के पास 2,000 है। तो वो एक ओहदे की जिसके पास ज़्यादा है वो सबसे ऊँचा कहलाता था। अब मनसब का मतलब क्या है? एक मनसब मान लो अपन 1,000 मनसब मान लिए, 1,000 मनसब के अंदर मान लो 500 हाथी या 1,000 घोड़े, सेना, मनसब का होता है कि सेना 5,000 हाथी, 500 हाथी, 1,000 घोड़े, और उसके बाद बाकी बचे जो सैनिक, पैदल सैनिक मान लो, तो ऐसा मिला के पूरा एक मनसब बनता है, 1,000 का मनसब होता है। जिस प्रकार से 12 हजारी मनसब उसके पास थे। 1599 में सलीम ने अकबर के विरोध विद्रोह कर दिया। राजा बनना, सम्राट बनना चाहता था, इसलिए इसने क्या 1599 में विद्रोह कर लिया, जिसको दबाने के लिए अकबर ने अब्दुल फजल को भेजा, परंतु जागीर ने 1602 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई बीमारी के कारण, तो आगरा में मृत्यु हुई। वहीं पर जहांगीर सलीम का राज अभिषेक हुआ और किस नाम से? नसरुद्दीन मोहम्मद जागीर के नाम से बादशाह बना। ये हो गया। अब ये अपन आगे बढ़ लेंगे, वैसे भी सैनिक रूप यहाँ अंडरलाइन करेंगे। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक एक विधवा महिला थी, उससे शादी करी थी, जिसका शादी करने के बाद उसका नाम नूर महल या नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध है। नूरजहाँ का नाम सभी ने सुना है। उसे बादशाह बेगम भी उसने बनाया था। अब जहांगीर के काल का सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करेंगे अपन कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के काल में भारत आ गई थी, पर यहाँ पर व्यापार उस समय नहीं किया, मतलब एक स्वीकृति लेने के लिए वो भारत आए थे। जहांगीर से स्वीकृति लेने के लिए यहाँ अंडरलाइन करेंगे ब्रिटिश दूत ईस्ट इंडिया कंपनी के हॉकिंस 1608 या 1608 से 1611 ईस्वी में ये जहांगीर से मिला था। तो जहांगीर ने इसको मना कर दिया, व्यापार करने के लिए, व्यापार की स्वीकृति के लिए मना कर दिया। फिर भी अंग्रेजों ने सूरत में वहाँ के एक कह सकते नवाब की स्वीकृति से 1608 ईस्वी में सूरत में एक फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने, परंतु व्यापार के लिए इनको मना कर दिया। बाद में सर टॉमस रो 1618 में सर टॉमस रो भारत आया था, तो उसने स्वीकृति व्यापार के लिए मांगी थी, पर उस समय जहांगीर ने उसको स्वीकृति दे दी 1618 में, सर टॉमस रो। तो ये याद रखना, ब्रिटिश दूत सबसे पहले किस शासक के काल में आया था? जहांगीर के शासक काल में आया था ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। 1727 में इसकी मृत्यु हो गई। ये हो गया जहांगीर, ज़्यादा नहीं है। अब है शाहजहां 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। इसका भी बचपन का नाम खुर्रम था। जिसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका पूरा नाम मुमताज महल बाद में रखा गया था, के साथ विवाह हुआ था। फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यरोहण हुआ था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 1628 फरवरी में, क्योंकि दिसंबर के आसपास ऐसी मृत्यु हुई थी, नवंबर दिसंबर के आसपास, तो 1628 में इसका राज्यरोहण है। इसके काल में खान जहां लोधी जुझार सिंह बुलेंदो का विद्रोह हुआ। देखो, कभी भी शासक अगर बदलता है तो क्या भारत पूरे क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र है, जहां अगर दिल्ली में शासक एक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र या जो भी शासक बनता है, तो दूर वाले जो क्षेत्र हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मुगल के जो सेनापति हैं उनको हराकर दोबारा वो राज्य हासिल कर लेते हैं। तो जहांगीर के
मृत्यु होने के बाद भी यही हुआ। तो जो विद्रोह हुए थे उन्होंने शासक स्थापित कर लिया, तो फिर वापिस से शाहजहां ने इन खान जहां लोधी और जुझार सिंह के विद्रोह का दबाया था। उसके बाद 1632 में पुर्तगालियों को हुगली नदी पर पराजित किया था। किसने? शाहजहां ने। यह अंडरलाइन करना, 1632 ईस्वी में। देखो भारत में पुर्तगाली 1400 ईस्वी में आ गए थे, पढ़ा होगा अपने। 1400 ईस्वी में गोवा के तट पर आ गए थे। उसके बाद धीरे धीरे आते गए थे तो सेना लेकर। तो यहाँ पर 1632 में पुर्तगालियों को हुगली नदी पर यानी कोलकाता के आसपास क्षेत्र पे हराया था। उसके बाद अहमदनगर का विलय भी मुगल साम्राज्य में कर दिया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी इसने पराजित किया था। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया था। औरंगजेब शाहजहां के 4 पुत्रों में से सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, ये तीसरे नंबर का कुछ हाँ तीसरे नंबर का था। 4 पुत्र थे, दारा, मुराद, शुजा। ठीक है, ये इसके 3 भाई, चौथा औरंगजेब। इन तीनों को मारकर ये शासक बना था। उससे पहले ही उसने 1657 ईस्वी में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। याद रखना, 1657 ईस्वी में इसने आगरा के किले में कैद कर लिया था कि 1657 के और 1658 में इसने ये शासक बन गया था। और इसके बीच में इसने अपने तीनों भाइयों को, दारा, मुराद और शुजा को मार दिया था। ठीक है, और अंतिम युद्ध जो इसके सबसे बड़ा भाई था, ये युद्ध याद रखना, धर्मट, अंडरलाइन कर देना। धर्मट का युद्ध दारा शिरो और औरंगजेब के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिरो हार गया था और उसको मार दिया। उसके बाद 1658 में औरंगजेब शासक बना था। अब शाहजहां की मृत्यु की बात करें तो 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब शाहजहां के शासक काल में, जहांगीर के शासक काल में आए थे ब्रिटेन के दूत। शाहजहां के आए थे फ्रेंच यात्री बनियर, टेवनियर एंड इटालियन यात्री मनुची शाहजहां के शासक काल में आए थे। ये यहाँ पर अंडरलाइन कर देना। तो ये हो गया और जहांगीर और शाहजहां। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब 1658 से 1617, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।